जिले किसी राज्य का नहीं, समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं निर्मलकांत पांडे आप सभी को प्रणाम करता हूं। यदि हम देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के बारे में समझना चाहते हैं तो राष्ट्र एक मानवीय शरीर की तरह है और देश प्रेम उस शरीर में बहने वाले रक्त की तरह जिसके बिना राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्र का एक बाजू है किसान तो दूसरा बाजू है मजदूर। राष्ट्र का एक पैर है युवा शक्ति तो दूसरा पैर है इसका अनुभव। राष्ट्र किसी राजनीतिक पार्टी या उसकी नीतियों से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र बनता है अपनी जनता से, राष्ट्र बनता है अपनी एक बेहतरीन विचारधारा से। उसी तरह देशभक्ति वह नहीं जो हमें सिखाई जाती है या जो हम पर थोपी जाती है। न देशभक्ति होती है किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेताओं की हाँ में हाँ मिलाना, और वह भी देशभक्ति नहीं होती कि सिनेमा घरों में कठपुतली की तरह खड़े होकर राष्ट्रगान के सम्मान में 2 मिनट देना। यह किस तरह की थोपी देशभक्ति है? मतलब एक व्यक्ति पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ पूरा दिन काम करता है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है, लेकिन हमारा समाज उसे देशभक्त तब तक नहीं मानता जब तक वो भारत माता की जय न बोल दे या राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा न हो। वहीं दूसरी तरफ एक अपराधी और गुनहगार जो समाज के लिए बुरा सोचता है और समाज के लिए बुरा करता है, अगर वह राष्ट्र अपनी छवि सुधारने के लिए राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाए और भारत माता की जय बोल दे तो हमारा समाज देशभक्त मान लेता है। आप सभी मुझसे यह प्रश्न करेंगे, असली देशभक्त कौन होता है? असली देशभक्त वह किसान होता है जो अपनी खेतों में फसल का बीज बोता है। असली देशभक्त वह कूली होता है जो अपने सिर पर बोझ उठाता है। असली देशभक्त वह मजदूर महिला होती है जो इमारत के निर्माण में ईंटें सजाती है। असली देशभक्त वह देश का जवान होता है जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा होता है। और असली देशभक्त वह युवा होता है जो अपने धर्म और संस्कृति को बांटने की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह उसे चाहने की जिज्ञासा रखता है। तब जन्म लेती है देशभक्ति। राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से किया गया हर काम देश प्रेम बन जाता है। माफ कीजिएगा, भारत माता की जय न बोलने से हमारी देशभक्ति खतरे में नहीं होती। हमारी देशभक्ति तब खतरे में होती है जब हमारा अपना ही किसान अपनी फसल में आग लगा लेता है और आत्मदाह कर लेता है। खतरे में तब होती है देशभक्ति जब एक पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाता है। खतरे में तब होती है देशभक्ति जब हमारा ही चुना हुआ नेता अपने स्वार्थ के लिए संसद की कार्रवाई को बढ़ चढ़ के भंग करता है। और खतरे में तब होती है देशभक्ति जब ध्रुवीकरण हमारी संस्कृति, विविधता और आत्मनिर्भरता को खत्म करने पर लग जाती है। जिस देश में एक पुल का निर्माण भी ईमानदारी से संभव न हो, उस देश में ईमानदारी से राष्ट्र का निर्माण कर पाना और इस सपने जैसा लगता है। और यह सपना यहाँ खड़े होकर साकार नहीं होगा। यह सपना तब साकार होगा जब हम समस्याओं के कारणों पर बात करेंगे। यह सपना तब साकार नहीं होगा जब हम बीमारियों के लक्षणों पर बात करेंगे। यह सपना तब साकार होगा जब हम बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी ही कुछ बीमारियां हमारे समाज में है। सबसे बड़ी बीमारी है वैचारिक बीमारी। हमें बड़े दावे के साथ कहा जाता है हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में गिने जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में ब्राह्मण और शूद्र में भेदभाव नहीं होता। अगर ऐसा होता तो धर्म के नाम पर लोगों को मारा नहीं जाता। इस देश में हिंदू भी पैदा होता है, मुसलमान भी पैदा होता है, सिख भी पैदा होता है, ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है एक अच्छा इंसान पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है राजनीतिक बीमारी। अब हम चुनाव करने लायक नहीं रह गए हैं क्योंकि बड़े बड़े लाउड स्पीकरों को बजाकर बताया जाता है कि ईवीएम मशीन पर जाकर हमें कौन सा बटन दबाना है। हमारे राजनीतिक पार्टी पिछले 50 सालों में क्या किए हैं अब ये मायने नहीं रखता। अब ये मायने रखता है कि पिछले 50 दिनों में या आने वाले 50 दिनों में वह कितना बड़ा प्रचार कर सकते हैं। जो राजनीतिक पार्टी या जो राजनेता जितना बड़ा प्रचार करेगा उसे उतनी बड़ी कुर्सी मिलेगी। और यह राजनीतिक बीमारी इसलिए नहीं है कि एक बुरा व्यक्ति राजनीति में आ गया है। यह राजनीतिक बीमारी इसलिए है क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में आने से हमेशा मना कर देता है। हमारे समाज में एक शैक्षणिक बीमारी भी है। जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देकर
विश्वविद्यालयों की बुनियाद रखी। आज 100 बड़े विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं टिकता। और इस शैक्षणिक बीमारी का कारण यह है कि हमारी शिक्षा नीति सिर्फ 2 लोगों के लिए बनकर रह गई है, एक जो विद्वान है और दूसरे जो धनवान है। हमारे देश में एक सामाजिक बीमारी भी है। जिस देश में स्त्री को देवी की तरह पूजा जाता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्त्री के अपराधों के मामले में हमारा देश विश्व में 4थे नंबर पर है। हमारे देश में अंधविश्वास की बीमारी है जो हमारे समाज को खोखला करती जा रही है। जब तक इस देश का वैज्ञानिक अपनी गाड़ी में नींबू मिर्ची लगाता रहेगा, जब तक इस देश का डॉक्टर बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा, और जब तक इस देश का शिक्षित वर्ग अपने घर को काली मट्टी से सजाएगा, और जब तक इस देश का युवा अपनी सफलताओं के लिए मंदिरों में नारियल फोड़ता रहेगा और भगवान को रिश्वत देता रहेगा, तब तक नहीं अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण से ऊपर उठकर सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पिता अपने पुत्र को चॉकलेट का लालच देकर भ्रष्टाचार का बीज बोना बंद करेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस समाज में स्त्री की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम युवा 250 सीसी की बाइक नहीं, 2500 की साइकिल खरीदेंगे और पर्यावरण के प्रति अपना योगदान देंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश की शिक्षा नीति मूल्यों और संस्कारों पर आधारित होगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के सरकारी योजनाओं का गुणगान नहीं, बल्कि उनकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में गांधी, नेहरू, पटेल की मूर्तियां नहीं, उनके विचारों को रखा जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम अमेरिका, जर्मनी, जापान नहीं, बल्कि भारत बनकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का धनी वर्ग गरीबों को दान नहीं, काम देने के बारे में सोचेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे राजनेताओं को उनके प्रचार पर नहीं, बल्कि उनके काम पर वोट मिलेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम आप सभी बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी पहल करेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम राष्ट्र की समस्याओं के प्रति चिंता नहीं, उन समस्याओं को सुधारने के लिए चिंतन करेंगे। तभी जाकर शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, आयुष्मान भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहता हूँ। मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, इस देश को तिरंगा रहने दो, इस देश को तिरंगा रहने दो। धन्यवाद, धन्यवाद।